चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऑब्जेक्टिव तो होता ही है बेटा, सब्जेक्टिव है तो पागल ही हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में सिर्फ तुमको पहचानना है सही आंसर, कुछ नहीं करना। और सोलर ओवन क्या होता है, पॉन्ड क्या होता है, स्टिल्स क्या होते हैं, किल्न क्या होते हैं, इसको ज़रा रिवाइज कर लें हम लोग। देखो सोलर ओवन तो कुकिंग के लिए होगा, ठीक है, सोलर ओवन को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो देखा होगा आप लोगों ने कई जगह। सोलर पॉन्ड क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेंगे। सोलर पॉन्ड, हाँ, प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर। सोलर स्टिल्स डिसैलिनेशन, और सोलर किन जो होता है वो ड्राइंग के लिए होता है। अब जरा देखेंगे, सोलर पॉन्ड ऐसा होता है, इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे ज़्यादा नमक वाला पानी होता है, हाईली सॉल्टी जो होता है वही सोलर हीट को स्टोर करता है। मिडिल वाला ग्रेडियंट जोन है, यानी कि पास होने के लिए और हीट लॉस भी ना हो उसके लिए भी है। और अपर लेयर में फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, वो इंसुलेट करता है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, यहाँ पे हॉट वाटर आपको मिल जाएगा, तो इसका काम ही है हीट प्रोडक्शन का काम। सोलर पॉन्ड का बड़े बड़े पॉन्ड बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं यूजिंग द स्टोर्ड हीट टू रन लो टेम्परेचर टरबाइन। हॉट वाटर प्रोडक्शन के लिए यूज़ है और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो सोलर पॉन्ड में 3 जोन में डिवाइड होता है पानी। अपर कन्वेक्टिव बोलो, नॉन कन्वेक्टिव बोलो, लोअर कन्वेक्टिव बोलो, इसके नाम भी याद रखना, अपर कन्वेक्टिव, नॉन कन्वेक्टिव और लोअर कन्वेक्टिव। ये लाल लाल है ना, मतलब गर्म यही होता है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अपर कन्वेक्टिव, नॉन कन्वेक्टिव, लोअर कन्वेक्टिव, मिडिल कन्वेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेक्टिव याद रखो, कंफ्यूज करने के तुम्हें बोल सकते हैं। सोलर किन ऐसा होता है, ये इस तरह का, मैंने तुम्हें बताया था, अगर कहीं फंस गए समुद्र में तो भाई ऐसा ये याद रखो, ऐसा कुछ बना सकते हो तुम। एक प्लास्टिक का कवर डाल दो जो थोड़ा सा इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे यहाँ समुद्र का पानी भर दो, इवेपोरेशन होगा, कंडेंस होगा और अच्छा फ्रेश पानी तुमको यहाँ से मिल जाएगा। ये ऐसे भी बनाया जा सकता है इस तरह से, ठीक है, बड़े लेवल पे। तो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद सोलर किन जो है ये ठंड देशों में लकड़ियों को सुखाने के लिए यूज़ होता है। लंबर को अंदर इस ऐसे बनाते हैं ब्रिक से और ऊपर से ऐसे रूफिंग लगाते हैं ताकि सनलाइट आए तो यहाँ पे जो है ठंडी हवा गई, फिर गर्म हवा, ठंडी हवा जो है गर्म हो गई बिकॉज ऑफ द सनलाइट का जो गर्मी है उसके कारण, और ये अंदर जाकर जो है पूरा ये लंबर यानी लकड़ियों को अच्छे से अरेंज किया जाता है। तो हवा, गर्म हवा से जो है ये ड्राई होता है और ज़्यादा, तो ये ठंडे देशों में बहुत काम आता है, ड्राइंग ऑफ वुड। इंडिया में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम ऐसे ही रख देंगे तो हम ही सूख जाएंगे भाई। यहाँ तो इतनी गर्मी है कि बोलने ना अंडा फोड़ो ऑमलेट बन जाएगा, ये अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तुमने कभी देखा नहीं होगा। बाकी हो सकता है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बनाते भी हों ये, यू नेवर नो, जहाँ थोड़ा बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है वहाँ हो सकता है, बाकी नहीं पता। यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पी वैल्यू, चलो डालो, करो सॉल्व करो। वैसे भी कल से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे 50 क्वेश्चन का, तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। इसका आंसर दो मुझे, बोलोगे कहाँ से मैम रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया। अरे बहुत जल्दी आंसर किया है तुम लोगों ने, वेरी गुड। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि पी वैल्यू 0.01 से, और यहाँ सिग्निफिकेंट है यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, मतलब पी वैल्यू आपको लेस देखना है 0.01 से। तो ये एक 0.004 है और 0.001 है, बाकी सब 0.01 से ज़्यादा है। सो दैट्स वाई द आंसर इज ए एंड डी, ठीक है, समझ में आ गया। सिग्निफिकेंट यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, H0 इज रिजेक्टेड, एंड H0 इज रिजेक्टेड मतलब पी वैल्यू जो है इसका वकील और क्रिमिनल का बताया था मैंने, इट विल बी लेस देन 0.01, अल्फा लेवल से कम ही होगा, इसलिए H0 रिजेक्ट हो गया है। ओके क्या होते हैं लीचेट,
लीचेट जो होता है ना बच्चे, जो लैंडफिल्स नहीं होते, कचरा जो डाल देते हैं, तो सब ऐसे रिस रिस के उसका कंटामिनेटेड लिक्विड ना लैंडफिल से होते हुए आता है, उसी को लीचेट बोलते हैं, कंटामिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kyoto Protocol only binds developed countries and places heavier burden on them. Kyoto Protocol has nothing to do. अरे यार ये तो गलत बात हो गई यार, अब्बा जान को ही तुम बोल रहे हो नथिंग टू डू। ठीक है, UNFCCC बुरा मान जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। The absence of fluoride in drinking water causes to decay. Absence of fluoride in drinking water causes mottling of teeth, also known as dental fluorosis. भाई ऐसा है कि एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड तो आपका ड्रिंकिंग वाटर में टूथ डिके करता है, कॉजेज टूथ डिके। और अगर ये मॉटलिंग ऑफ टीथ यानी डेंटल फ्लोरोसिस कब होता है? जब ज़्यादा हो जाता है, आपके जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है उससे ज़्यादा अगर हो गया तो मॉटलिंग ऑफ टीथ यानी डेंटल फ्लोरोसिस कर देता है। ठीक है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी था ना, क्या था? स्केलेटल फ्लोरोसिस ही था ना, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी करता है। ज़्यादा अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से हो गया तो, और एब्सेंस भी नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिट में होना चाहिए फ्लोराइड पानी में, कहने का मतलब ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नॉक नॉक सिंड्रोम स्केलेटल फ्लोरोसिस ही तो बोलते हैं। पीओपीज के बारे में बताइए। बस सी को हटा दो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था ये। पीओपी के बारे में पूरा पता चलता है। एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड होते हैं, अकर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक, दे ऑफन एक्यूमुलेट इन फूड वेब। ये पीओपी का एग्जाम्पल नहीं है। वाइडली यूज्ड एज फ्लेम रिटार्डेंट एंड इन डिओड्रेंट्स, येस। एंड सम केमिकल्स यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक वाटर प्रूफ, बिल्कुल सब सही है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सारे पीओपीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Naturally occurring VOCs generally oxidize to form CO and CO2. Anthropogenically emitted VOCs play an important role in the formation of smog. पता है तुम लोगों को भाई? कुछ बताना ही नहीं, दोनों पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, VOCs सबसे ज़्यादा एमिट कौन सा सोर्स करता है? सबसे ज़्यादा VOCs? इस क्वेश्चन का आंसर दो तो ज़रा। Yes, VOCs are precursor of photochemical smog. पता ही है, NOx, VOCs सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे सारे उसके प्रोडक्ट क्या क्या होता है ज़रा बताओ तो। फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट, एक तुम्हारा O3 हो गया, ट्रोपोस्फेरिक, क्या NO2 भी होता है? वेरी गुड। पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, O3, NO2। सबसे बड़ा जो सोर्स है VOC का वो है प्लांट। रिया ने आंसर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग कर चुके, दिसंबर 2024 में ही करवाया था मैंने कि प्लांट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ VOCs। ठीक है, इसको याद रखना।
बाकी ये तुमको समझ में आ गया फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट, हरकिरत प्लांट, हाँ मोनोटर्पिन एक टाइप का वीओसी है। वेरी गुड। यार मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे लाइव हैं अभी सबको ये चीज़ें पता होंगी। अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस हैव डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस के लिए था। ओडीएस में भी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, HCFC और CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फेज आउट करना था। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग अलग थी। किगाली अमेंडमेंट में CFC और HCFC की बात नहीं हुई थी, किसकी बात हुई थी, HFC की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात हुई थी। ठीक है, ये सब मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो मुझे लगता है पता होना चाहिए अब तुम लोगों को। वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ओके, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये फॉलो करता था। और किगाली में HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बताया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है लेकिन पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करें। ये मतलब एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एनटीए का फेवरेट है ये। यस, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और तुम लोग को मैंने एक दिया था, प्लीज़ नोट में कुछ मैंने लिखने के लिए भी दिया था कि कौन सा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है एंड विच आर एबंडेंट, वो सब ध्यान रखना। ये वाला चार्ट को एकदम दिमाग में फिट कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है और ऑब्वियसली मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है क्योंकि ज़्यादा है मात्रा में है वो, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 ही होता है। 50 से 200 साल तक रहा, फिर मीथेन आया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस तरह से GWP में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है पहले से ही, ध्यान रखना। और अगर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम बोले तो सबसे ज़्यादा परफ्लोरोकार्बन का होता है, परफ्लोरोकार्बन, और सबसे कम जो है वो मीथेन का है, लेस टाइम एंड मोर। ठीक है, ध्यान रखना, परफ्लोरोकार्बन ज़्यादा रहता है और मीथेन जो है वो कम रहता है। ये तो मैं बोला था मैंने नोट करने के लिए, तुमको याद होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरल गैसेस हैं। और सबसे ज़्यादा एबंडेंट अगर पूछा जाए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस तो वो वाटर वेपर है। बाकी ओजोन टेक्निकली ग्रीन हाउस गैस है, पर ये क्या है कि हेल्पफुल भी है। ओजोन ऑब्वियसली आपको यूवी रेस से बचा रहा है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, तो इसलिए इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम समझते हैं। यार तुम इतने खतरनाक चीज़ से हमको बचा रहे हो तो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस जानते हो ना, वो गैस जो तापमान बढ़ा रहे हैं। सूरज का प्रकाश इंफ्रारेड वेव्स आता है और जब कुछ तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये गैसेस जो हैं उसको ट्रैप कर लेती हैं और टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है उसके कारण। ठीक है, और यूवी रेज को रोकने वाले जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है और ये डिप्लीट हो रहे हैं ओडीएस के कारण। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। डिफरेंस बता रही हूँ, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। स्टक तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक हो गया है शायद।
बीच बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं है। सो व्हेन अ हैजार्डस वेस्ट, ये तो यार हम लोग कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन, इट मस्ट बी ट्रीटेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, यस। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालेंगे? लो पीएच है तो हम उसको एल्कलाइन डालना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अगर लो पीएच है मतलब एल्कलाइन है आपका सीवेज वाटर, तो उसमें आप नहीं, सॉरी, लो पीएच है मतलब इट इज एसिडिक, ऑलरेडी एसिडिक है, तुम उसमें एसिड और नहीं मिलाओगे। अगर हाई पीएच वैल्यू होता तो तुम एसिड मिलाते उसमें, क्योंकि हाई पीएच वैल्यू यानी एल्कलाइन है, ओके, तो उसमें तुमने एसिड मिला दिया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है ना पिछले क्वेश्चन में? ओके, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या करता है भाई? मेनली कॉजेस एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन में? कोई शॉर्ट में जरा बताएगा मुझे? क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन में? कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ आंसर दे रहे हैं। अरे भाई कोई बच्चा टाइप करो, इतने तो होशियार हो तुम टाइप करने में। नो आइडिया, सो आंसर याद हो गया बस। बाकी हाँ, गीतू ने लिखा ना। मुझे यार तुम लोग ना मेरे को हंसा देते हो कभी कभी कि यार अपने को पता ही नहीं है, और हाँ यार चलो आंसर बताओ। रट गया है तुम लोग को। अरे एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है यार, थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है। ठीक है, तो जब ठंडा एयर होता है ना, उसके ऊपर वार्मर एयर आ जाता है तो टेम्परेचर रिवर्स हो जाता है। तो क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, वो एक जगह ही जमा हो जाते हैं, कूलर एयर में ही ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वार्मर एयर आ जाता है। ये तो तुम लोग कितने बार बता चुकी हूं मैं। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर अगर तुम ग्रेडियंट देखो तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है ना। पहाड़ों पे जाते हो तो टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो गया। यहाँ पे ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा आ गई, तो ठंडी हवा थी यहाँ पे, कूल एयर था, इसके ऊपर वार्म एयर आ गया। अब क्या हुआ, ये ट्रैप हो गई, यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स थे वो इसके बीच में ट्रैप हो गए, इसलिए एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसका जवाब तुम लोग क्या दे रहे हो भाई? हाँ, total solids in wastewater sample are the materials left after water has evaporated from the sample. The dissolved solids fraction usually include colloidal. अगर dissolved solid fraction होगा तो colloidal होगा, colloidal particles. अच्छा ठीक है, याद रखो इसको। टोटल सॉलिड अगर बोले, तुम लोगों को पता है ना, ये हम लोग पैरामीटर्स मैंने पढ़ाया था वाटर का, तो उसमें तुम टोटल TSS निकालते थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और डिजॉल्व्ड का क्या था, TDS, डिजॉल्व्ड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, है ना। ये कौन सा पैरामीटर था ये? डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रैक्शन यूजुअली इंक्लूड्स कोलाइडल पार्टिकल्स। ये गलत नहीं लग रहा क्या तुम लोगों को? मुझे तो गलत लग रहा है। डिजॉल्व्ड सॉलिड में कोलाइडल क्यों होगा? ये गलत है।
इनकरेक्ट होना चाहिए था। डिजॉल्व्ड में, ये तो सस्पेंडेड में आएगा ना, कोलाइडल। चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है स्टेटमेंट। चलो ठीक है, गलत होगा, इसको देख लेंगे हम लोग एक बार। बाकी तुम लोग TDS और TSS याद रखो और बताओ मुझे TDS और TSS कौन सा पैरामीटर था? फिजिकल पैरामीटर था, केमिकल पैरामीटर था, बायोलॉजिकल पैरामीटर था? कौन सा पैरामीटर था वाटर को देखने का? बताओ यार, ऐसे भूलो नहीं। ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को, दिखाना पड़ेगा क्या? एक बार रुक जाओ, रिवाइज करते हैं। फिजिकल अब जाके तुम लोगों ने बोला, वेरी गुड, बोल दिया तो फिर अब क्या ही देखना है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि ये अभी ना टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वाटर का था ना, वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? यस, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल। BOD COD हो गया भाई, सारी चीज़ें हो गई। पैरामीटर्स पैरामीटर्स पैरामीटर्स, यस, इसको याद रखो। फिजिकल पैरामीटर, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपका आता है टर्बिडिटी वाला, है ना, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टेम्परेचर, TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। कलर एंड ऑर्डर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या है आपका फिजिकल पैरामीटर। ये दिसंबर 2024 में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो फिजिकल पैरामीटर क्या हुआ? टेम्परेचर, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब जानते हो ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूमते रहते हैं पानी के अंदर, वाटर क्लियर नहीं रहता है, तो टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी का यूनिट भी तुम लोगों को करवाया है मैंने, एक तो नेफेलोमेट्रिक यहाँ लिखा हुआ है। टर्बिडिटी को नापने के लिए कुछ 3 यूनिट थे। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, और टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, और कलर ऑर्डर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद केमिकल पैरामीटर में आपका pH वैल्यू, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, BOD COD, ठीक है, ये सारे हार्डनेस, क्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हैवी मेटल्स का प्रेजेंस, ये सब केमिकल पैरामीटर है। और बायोलॉजिकल में आप बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस देख लोगे, वो पहचान जाओगे आप लोग। पहचानना ही है, याद नहीं करना है, पर पहचानना ज़रूर है, ठीक है। तो देखो यार, ये चीज़ें जो आ रही हैं उसको भूलना नहीं है, याद रखो। भूलने का काम करोगे तो फिर क्या ही मतलब है, बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, वो काम नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दो। कहीं ना कहीं तो नोट्स बनाया था तुम लोगों ने पैरामीटर्स का। तुमको ऐसे भी ना अंदाज़ा लग जाएगा। केमिकल पैरामीटर मतलब सारे केमिकल्स को ही तो देखना है, पानी में क्या है, BOD COD, pH वैल्यू, ये सब। फिजिकल पैरामीटर मतलब उसके अंदर क्या गंध है, टर्बिडिटी है, डिजॉल्व सॉलिड कितना है। और बायोलॉजिकल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बस ख़त्म। अंदाजे से मार दोगे तुम, बिल्कुल ईजी है। ओके, सो विच ऑफ द गैसेज आर कवर्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल? तो भाई NO2 और SO2 को हटा दो। यू गॉट द आंसर, A, B and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT का एक्यूमुलेशन आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम से ज़्यादा। वेरी गुड। वाटर बॉडीज सबसे कम जू प्लैंकटन, फिर जू प्लैंकटन को फिश ने खाया, फिश को फिश ईटिंग बर्ड ने खाया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, acid rain occurs within and downwind of areas of major industrial emission of sulfur dioxide and oxides of nitrogen। एसिड रेन NO2 और SO2 के कारण ही होता है।
Long range transport of airborne pollutants can be responsible for acid rain in areas far off from the industrial emission. गांव में भी हो जाता है क्योंकि भाई हवा के कारण वो सारे पॉल्यूटेंट्स वहाँ चले जाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एसडीजी का गोल याद है? एसडीजी का गोल याद है? लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे. एसडीजी 14, बिलो वाटर, बिलो वाटर 14. कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल है? कॉप. एमडीजी एसडीजी में गोल्स वोल्स याद करके चले जाना बस, और कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो. एसडीजी में खासकर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ऐसे वन लाइनर आ जाएगा. कॉप 3, वेरी गुड. हैजार्डस वेस्ट क्वालिफाई करना है. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे इसमें? सारे के सारे है ना. इग्निटेबिलिटी, ज्वलनशीलता होनी चाहिए, कोरोसिविटी होनी चाहिए, रिएक्टिविटी होनी चाहिए, टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए. सारे के सारे हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ वाटर बॉडी इज हेल्दी एंड सपोज नो सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या बोलते हैं उसको? कौन से टाइप का है ये? लेक. ऑलिगोट्रॉफिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ भाई, डिस्कवरी का ओजोन होल कहाँ हुआ था, कौन से महीने में हुआ था ये भी बताना, और कौन से ईयर में हुआ था ये भी बताना. जल्दी बताओ, तीनों का आंसर एक साथ दो तो ज़रा. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, ये तो इसने जगह भी बता दिया. वेरी गुड. तो 16 सितंबर, 16 ही था ना? इस 16 तो मुझे ऐसा याद नहीं है कि 16 था यार. सितंबर याद है आशीष, 16 मुझे क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, सितंबर 1985. ओके, एंड अंटार्कटिका में. गुड. हाँ, वो तो ओजोन डे है ना बच्चे. ओजोन डे में थोड़ी ना आपको दिखा था. ओजोन डे इसलिए थोड़ा ना मनाया जाता है. ओजोन डे इसलिए मनाया जाता है 16 को क्योंकि उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली को सारे देश ने हामी भर दी थी, इसलिए 16 सितंबर है. इसलिए नहीं है कि भैया उस दिन दिखा था ओजोन होल. हे भगवान, ये अब भगवान मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि इसलिए आंसर नहीं दिया होगा बेटा. बाकी दिखा था सितंबर में. ओजोन होल भी सितंबर में ही दिखा था 1985 में. डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली ओलिगोट्रॉफिक होगा तभी हेल्दी बॉडी है भाई. यहाँ पे फालतू का एल्गे वेल्गे नहीं उगता. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स फॉर फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स? ये एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अभी तक इसको रिपीट होते नहीं देखा है. सीपीसीबी वाला, पर आने को तो आ सकता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, तो भाई कौन सा है? अब ये मैं तुम्हें बहुत नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. ठीक है, आंसर इज CBAD, यानी कि पहले लेड सबसे कम, फिर एमोनिया, देन यू हैव SPM एंड RSPM. ये तुमको सिखाया था मैंने. लेड का देखो कितना है, 1.0. फिर एमोनिया एनुअल 24 आवर्स में, एक मिनट, ये क्या पूछा है?
CBAD ना, हाँ वही मैं भी सोचूं, पहले लेड होगा ना, फिर एमोनिया क्यों बोल दिया मैंने, पहले लेड फिर RSPM, ओके फिर SPM। एक बात बताओ, RSPM क्या है, व्हाट इज़ RSPM, जल्दी से बताओ ज़रा मुझे, और SPM क्या है। हाँ वो भारतीय क्वेश्चन में मैंने एक बार पहले करवाया तो मैं कहा था वो गलत है, क्वेश्चन गलत है वो, लेकिन ड्रॉप नहीं किया उसको, पर तुम लोग जानो कि भाई गलत है। व्हाट इज RSPM, देखो पहले यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले CBAD है, यानी कि इसको पहले रखा, फिर RSPM को रखा, फिर SPM को रखा है, और फिर एमोनिया रखा है, ठीक है। अब RSPM इज पर्टिकुलेट मैटर 10, अरे RSPM का फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, साइज पूछ रही हूँ यार, तुम लोग भी ना। RSPM इज पर्टिकुलेट मैटर 10, तो इसका कितना है 100 है, ये वाला देखो, और SPM का 60 है। एक्चुअली में SPM पहले होना चाहिए था और RSPM बाद में, यानी कि ये आपका 2 होना चाहिए था, ये आपका 3 होना चाहिए। और ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर क्या लिखा हुआ है, इसको फाइन पार्टिकुलर मैटर लिखो भाई, क्या सस्पेंडेड, ये ना एकदम ही मतलब थोड़ा सा, मतलब कैसा क्वेश्चन बनाया भगवान जाने। तुमको पता है RSPM इज PM10, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइक्रो, क्या था, माइक्रोमीटर है ना, 10 माइक्रोमीटर, माइक्रो में होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू। और सस्पेंडेड मुझे नहीं पता, इट इज फाइन पर्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, एंड दिस इज PM 2.5, और अल्ट्रा फाइन जो है वो आपका 0.5 में चला जाएगा, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो रिमेंबर दिस, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तुम ध्यान रखो कि लेड आपका 1 हुआ, देन यू हैव फाइन पर्टिकुलेट मैटर, देन यू हैव RSPM, एंड एमोनिया लास्ट में आएगा, 400 होता है इसका, ठीक है, ओके। ओजोन का देखो कितना है 180, ये एक्चुअल 24 आवर्स का कंपेयर करते हैं, ये तो 8 घंटे का है। ओजोन बहुत कम देर के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, इसलिए 8 घंटे का रिकॉर्ड देखते हैं यहाँ पे। ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखना, 8 घंटे का देखते हैं बस। नहीं नहीं, आज ही काफ़ी है उमा, पहले भी पीडी तो मैं बहुत करवा चुकी हूँ यार, आज काफ़ी है, आज वी विल डू, जब तक होता है करेंगे, और देखते हैं। तो तुम लोगों का मॉक टेस्ट कम हो जाएगा, बोलोगे तो मैं कल भी करवा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का भरमार है। इफ़ यू वांट आई कैन डू टुमारो, पर मैं मॉक टेस्ट फिर देखो, मेरे को 20 तारीख को ख़त्म करना है, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, साथ में वोट करो। मैम और PD का चाहिए तो कल PD करवा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉक आपका 3 होगा, कल क्या तारीख हो जाएगी 17, तो 18, 19, 20, ठीक है, तो मॉक करेंगे फिर कल से। ओके, कंपोस्टिंग इज aerobic degradation of organic material under controlled condition. In such compost, concentration of key nutrients such as nitrogen are sufficient enough to compete with commercial fertilizer. ये गलत है। NKP की मात्रा जो होती है, NPK की मात्रा कम होती है एज कम्पेयर टू कमर्शियल फर्टिलाइज़र, ठीक है। बाकी कंपोस्टिंग तो हम जानते हैं, बहुत लोग करते ही हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करके एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, कई लोग घर में भी बनाते हैं। कंपोस्ट में NPK होता है, लेकिन सिंथेटिक जो कमर्शियल फर्टिलाइज़र है उसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, a nuclear power reactor is a system designed to sustain a fission chain reaction. सही बात है. लाइट वाटर रिएक्टर ऑर्डिनरी वाटर को एज द मॉडरेटर यूज करता है. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. हैवी वाटर रिएक्टर होता है तो वो D2O हैवी वाटर को एज द मॉडरेटर यूज करता है. तुम लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ, देखो मैंने रख दिया है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे देखा है. प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में लाइट वाटर ही मॉडरेटर और कूलेंट की तरह है. इसी को तुम लाइट वाटर रिएक्टर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. देन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में भी लाइट वाटर मतलब आपका ऑब्वियसली नॉर्मल वाटर जो है. हैवी वाटर में D2O यूज करते हैं एज द मॉडरेटर एंड कूलेंट. गैस कूल्ड में मॉडरेटर ग्रेफाइट रहता है और कूलेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए गैस कूल्ड बोला जाता है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मैं तुम्हें बताया था कि इसमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती है. इसको याद रखना, वापस से रिवाइज करवा रही हूँ. क्यों नहीं होती है मैम? क्योंकि उनको फास्ट न्यूट्रॉन्स चाहिए, है ना. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो रिएक्टर होता है जो ज़्यादा फिजाइल फ्यूल निकालता है एज कंपेयर टू कंज्यूम करने के. वो फिजाइल फ्यूल निकालता है और हम लोग अभी इसी फेज में है, सेकेंड फेज में. उसका प्रोटोटाइप बना है कल्पक्कम में, अभी ही इनॉग्रेशन हुआ था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो ये कूलेंट की तरह लाइट सोडियम को लेता है, मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे. प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है. हाइट इट्स ओके हर्ष, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर में हीलियम गैस को कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं और मॉडरेटर यहाँ पे ग्रेफाइट होता है. तो ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर गैस कूल्ड रिएक्टर और हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर में यूज़ होता है. और हाई टेम्परेचर है इसलिए हीलियम गैस को यूज़ करते हैं और वहाँ पे CO2 को गैस कूल्ड में. फिर मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर होता है जहाँ पे मोल्टेन सॉल्ट मिक्सड विथ फिजाइल मटेरियल एज अ कूलेंट एंड फ्यूल है और मॉडरेटर अगेन ग्रेफाइट है. 3 जगह आ गया ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर, 4 जगह आ गया. यहाँ पर नाम ही है लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर, इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट रिएक्टर इसलिए देते हैं क्योंकि मॉडरेटर में यहाँ पे लाइट वाटर नहीं है, वी आर यूजिंग ग्रेफाइट. ठीक है, ध्यान रखना इसको. चर्नोबिल में यही था पहले, डिज़ाइन में फ्लॉज थे इसलिए अब यूज़ नहीं करते. उमा रात में ही हो पाएगा, दिन में मेरे से दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ा. देखते हैं यार, मेरा भी मन है दिन में लेने का, रात में लेने का मेरा भी मन नहीं होता है. आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल. कोशिश करते हैं यार दिन में, देखते हैं दिन में ही लेंगे. क्या टाइम रखें? क्योंकि मेरे को ना एजुकेशन का जब से मॉक टेस्ट शुरू हुआ है ना तब से थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो जाता है. And I have lot of work going on parallelly. इसलिए नहीं हो पा रहा है. चलो, GWP फॉलोइंग गैसेस का आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो व्हाट इज़ द आंसर? तुम्हें बताया था CO2 पहले होगा, ख़त्म बात. इसके बाद मीथेन डालो, फिर नाइट्रस ऑक्साइड डालो एंड देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इजी है, बहुत बार पूछा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर स्कार्स रीजन में कितना पानी है? यस 1000 मीटर क्यूब. सबसे कम वाला वैल्यू ले लो यार, हटाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्या है भाई? सनलाइट है और क्या है यार? क्या इतना इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू. क्यों होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम? गुड इवनिंग श्री.
कंटैमिनेटेड इंडोर एयर के कारण SBS होता है, उल्टियाँ, हेडेक वेडेक सब चालू हो जाता है, ठीक है। इंडोर एयर कंटैमिनेटेड है यार बिकॉज ऑफ VOCs ऑल्सो। ज़मीन के नीचे से भी क्या कौन सा गैस निकलता था यार, मैंने पढ़ाया तुम लोग को, रेडॉन था क्या, ज़मीन के नीचे से निकलता है एंड रिस के बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। व्हाट वाज दैट गैस, एक बार कंफर्म करना। यार ये ना तुम लोग याद कर लेना, देखो मुझे कन्फ्यूजन होता है हर बार, पर्सनली बता रही हूँ, मुझे 2 नंबर्स का कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। सो बताओ कौन सा फिजाइल है इसमें से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, रुको एक बार ना इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज इट। वाटर पोल्यूशन हटाओ, न्यूक्लियर कहाँ था, कम ऑन न्यूक्लियर, यस। आयोनाइजिंग रेडिएशन पता है ना वर्सेस नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो जो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, एक्सरे, गामा रे, अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे खतरनाक है, DNA कॉज करते हैं, ठीक है। और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये इतना एनर्जी नहीं होता आयोनाइज करने का इनको, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को हटा नहीं पाते अपनी जगह से, ठीक है। ये हो गया, ये पूछा भी जाता है किसमें, फ्लक्स वाला क्वेश्चन याद रखना। गामा रेस सबसे कम, गामा रेस पहुंचता ही नहीं है, इवन जो सन से निकलता है गामा रेस वो अर्थ तक पहुंचता भी नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेस उसके बाद थोड़ा आता है क्योंकि ऑब्जर्व कर लेता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। विजिबल लाइट आता है, यस 42% है, और इंफ्रारेड गर्मी है, गर्माहट होती है इसके कारण, तो 49% है, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज़, इसको याद रखना, इसकी वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड की ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अपोजिट रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देन ये सब तो ठीक है, मैं तुम लोग को वहाँ लेके जा रही थी, कहाँ पे, बोरॉन के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, यस, फर्टाइल न्यूक्लियर मटेरियल एंड फिजाइल। वेरी गुड भारती, अरे यार क्या बात है, लिस्ट बना लिया था तूने आशिक, गुड। फर्टाइल न्यूक्लियर मटेरियल वो होता है जो डायरेक्टली आप न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं डाल सकते, फर्टाइल है वो। फिजाइल वो है जो डायरेक्टली आ सकते। यूरेनियम 235 एकदम नेचुरली, ये आइसोटोप है यूरेनियम का जो नेचुरली प्रेजेंट है, यूरेनियम 235। प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, यूरेनियम पहले याद रखो 233, 235, प्लूटोनियम 239, 241 फिजाइल है। इसके अलावा जो भी तुमको दिख जाए वो आपका फर्टाइल हो जाएगा। फिजाइल का सिर्फ याद रखो, थोरियम होता है इसमें, थोरियम आपका फिजाइल नहीं होता, थोरियम हमेशा ही फर्टाइल ही होता है और यही अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241। सो दीज आर फिजाइल न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको स्लो न्यूट्रॉन डाला और तोड़ा और रिएक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको बताना था मुझे, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें से फिजाइल है, बताओ बताओ भाई, क्या आंसर दिया है तुम लोगों ने। यस, प्लूटोनियम 239, और एक कौन सा था, प्लूटोनियम 241। तो याद रखो ना, यूरेनियम 233, यूरेनियम 233 था ना, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 241. These are fissile. हो गया यार, 239, 241, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन रीजनिंग जल्दी से बताओ. इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडोर एक्सपोजर यस मच मोर सीवियर. बिल्कुल. और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बिल्कुल जो है आपका हजार्डस एयर पोल्यूटेंट क्रिएट करता है. सो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Coral reefs are threatened because of release of sewage. Because release of sewage in ocean tends to reduce the clarity of ocean water. बिल्कुल ही सही जवाब है. दोनों एक्सप्लेनेशन भी है. कोरल रीफ बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है. सीवेज डिस्चार्ज होने के कारण ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है जो कि एल्गल ब्लूम को प्रमोट कर देता है. तो इसको और क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा तो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा ना. तो सारे कोरल के जो पॉलिप्स होते हैं वो सब स्मॉथर करने लग जाते हैं. कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं इसको. आजकल यही होने लग गया है. कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो चुकी है. और सीवेज और ऑर्गेनिक वेस्ट से क्या होता है, टर्बिडिटी बढ़ जाती है, सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ जाता है, तो ऑब्वियसली सनलाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है और कोरल में जितने भी फोटोसिंथेटिक एल्गे होते हैं वो सब मरने लग जाते हैं. ठीक है. चलो देखो कितने अच्छे से यहाँ बताया मैंने कि reduced clarity means less light reaches the coral symbiotic algae. That leads to less photosynthesis and that leads to coral bleaching and reef degradation. Okay, next question. हाँ भाई, ये तो यार ये बेकार क्वेश्चन है एकदम. हटाओ इसको. 2024 तक बोला था, अभी तक तो पता नहीं क्या ही ठिकाना है. ये क्वेश्चन हटाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन.